कांग्रेस के चंद बड़ों ने जब मोरारजी देसाई को कामयाबी से रिंग से उठाकर बाहर फेंक दिया तो अगला मरहला ये था कि अब इंदिरा को कैसे कंट्रोल किया जाए और कौन ऐसा मर्द होगा जो इंदिरा को चलाएगा। इस काम के लिए उन्हें एक मौजूद शख्स नजर आया जिसका नाम दिनेश सिंह था, जो कभी भारत की एक रियासत का राजा था, एक पढ़ा लिखा और खूबसूरत राजा। दिनेश सिंह को इंदिरा गांधी की पहली काबीना में वजीर ममलकत का ओहदा दिया गया। धीरे धीरे इंदिरा गांधी दिनेश सिंह पर एतमाद करने लगी और एक दिन वो भी आया कि एक सदारती हुक्मनामा जारी कराया गया कि वजीर आजम इसे कोई भी अहम काम सौंप सकती है। अभी एक माह ही गुजरा था कि दिनेश सिंह का इंदिरा की हुकूमत में इतना असर रसूख बढ़ गया कि पार्लियामेंट में एक दिन गूंज उभरी कि इंदिरा गांधी तो नाम की वजीर आजम है, हिंदुस्तान का असल वजीर आजम तो दिनेश सिंह है। बल्कि बात तो यहाँ तक पहुंच गई थी कि एक दफा क्रिशन मेनन को मौरख ने बताया कि उसने सैयद महमूद पर वजीर आजम को अपनी किताब पेश की थी, तो आगे से क्रिशन मेनन ने बेसाख्ता कहा, आपका मतलब है दिनेश सिंह। हालत ये हो चुकी थी कि इंदिरा गांधी तक कोई भी कागज उस वक्त तक नहीं जा सकता था जब तक वो कागज, दस्तावेज या खत दिनेश सिंह की मेज से ना गुजर जाता। इंदिरा का दिनेश सिंह पर एतमाद बहुत बढ़ चुका था और वो रोजाना इसके साथ कई घंटे गुजारती थी। बाद में ये सरगोशियां भी सुनी गई कि इंदिरा गांधी दिनेश सिंह के हुस्न का शिकार हो गई थी और वो इनका महबूब था। मजे की बात यह है कि अफवाहों को कोई और नहीं, खुद दिनेश सिंह हवा दे रहा था कि वो इंदिरा के कितने करीब जा चुका था। इसका मकसद ये था कि पार्टी के अंदर लोग इससे डर कर रहें और ब्यूरोक्रेसी भी मुअद्दब बनी रहे और इसकी किसी काम में रुकावट ना डाले कि वो तो ऐसा अहम बंदा था जिस पर वजीर आजम आशिक थी। जब ये खबरें इंदिरा गांधी तक पहुंची कि दिनेश सिंह तो इसे अपनी महबूबा बनाकर अपने काम निकलवा रहा है, तो इंदिरा ने एक्शन लेने का फैसला किया। इस दौरान इंदिरा ने कुछ अरसा वजीर आजम बनकर एतमाद भी हासिल कर लिया था। दिनेश सिंह को बुलाकर इंदिरा ने एक बड़ी डोज दी। साथ ही इंदिरा ने सेक्रेटरी PN हस्कर को आगे कर दिया कि वो अब सब मामला देखेगा। इंदिरा अपने सेक्रेटरी पर मुकम्मल एतमाद करती थी, उसने उसे अपना एडवाइजर बना दिया और दिनेश सिंह का पत्ता काट दिया गया। दिनेश सिंह के लिए बड़ी बेइज्जती थी कि कहां वो इंदिरा के साथ घंटों गुजारता था और खुद को वजीर आजम का महबूब समझता था और कहां उसे अचानक आसमान से नीचे जमीन पर फेंक दिया गया था। फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर दिनेश सिंह ने काबीना छोड़ने की धमकी दे दी। उसका ख्याल था कि उसकी पुरानी महबूबा फौरन उसे मनाएगी और पुराना स्टेटस बहाल कर देगी। जो ही इंदिरा को पता चला कि उस नाम नेहाद महबूब ये धमकियां देता फिर रहा है, तो उसने दिनेश सिंह को मुस्ताफी होने का वक्त ही नहीं दिया। उसने फौरन एक हुक्म जारी किया और उसका ओहदा वापस लेकर उसे वजारत खारजा में वजीर ममलकत का ओहदा दे दिया। दिनेश सिंह वजारत खारजा नहीं जाना चाहता था। इंदिरा को इस बात का बखूबी इल्म था, इसलिए उसने जानबूझकर उसे वहां फेंका जहां उसका ख्याल था कि दिनेश सिंह को ज्यादा अजियत महसूस होगी। स्कॉर्पियन स्टार वाली इंदिरा गांधी का वजीर आजम बनने के बाद ये पहला बड़ा कदम था। पैगाम बड़ा वाज़ेह था कि जो इसका रास्ता काटेगा वो इसे अपने बर्थ स्टार के बिच्छू साइन की तरह काट कर रख देगी। जनवरी 1966 भारत की तारीख का बदतरीन साल था। इतना बुरा साल तो वजीर आजम नेहरू और वजीर आजम शास्त्री के दौर में भी नहीं आया था। हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में बारिशें न होने की वजह से गल्ले की शदीद किल्लत हुई और कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। इससे भारत में हालात शदीद खराब होना शुरू हो गए, खसूसन केरला रियासत में जहां राइस फसादात शुरू हो गए। अब महंगाई बहुत ऊपर चली गई थी, माइशत का बेड़ा गर्क हो रहा था और साथ ही भारत के पास मौजूद डॉलर तेजी से खत्म हो रहे थे। लिहाजा फौरी तौर पर बाहर से डॉलरों के एवज गंदम या चावल भी नहीं मंगवाए जा सकते थे। अभी कहत वाला मसला ही दरपेश था कि भारतीय पंजाब के पंजाबी बोलने वाले खड़े हो गए, वो एक अलग पंजाबी स्टेट मांग रहे थे। फिर शुमाल मशरक में नागा लोगों ने हथियार उठा लिए और भारत से अलहदगी का नारा लगाने लगे। आलमी स्तर पर भारत के ताल्लुकात अमेरिका से उस वक्त से खराब चले आ रहे थे जब 1965 की जंग में पाकिस्तान ने अमेरिकी असला भारतीय फौजियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिसमें भारत ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। भारत का मानना था कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को असला ना देता तो दोनों मुल्कों में कश्मीर पर जंग नहीं होनी थी। पाकिस्तान को जदीद अमेरिकी असला मिला तो इसका हौसला बढ़ गया और इसने सीधा कश्मीर पर हमला कर दिया, जिससे जंग शुरू हो गई और भारत ने आलमी बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर का रुख किया ताकि इस पर कब्जा किया जा सके। फिर भारत को एक और मसला यूं दरपेश आया कि अमेरिका ने वियतनाम में भी अपनी फौजें भेज दी। यूं दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहुत बिगड़ चुके थे। जब खुराक की किल्लत अरूज पर थी, इसी दौरान इंदिरा ने जयपुर में कांग्रेस की कमेटी से खिताब किया। इंदिरा ने ऐलान किया कि जब तक केरला में लोगों को चावल नहीं मिलते वो चावल नहीं खाएंगी। साथ में कांग्रेस का ख्याल था कि जिन इलाकों में ये ग़िज़ाई अजनास मौजूद है वहां से कहत ज़दा इलाकों में भेजी जाएं। ताहम इंदिरा इस कहत की सूरत को ठीक तरीके से हैंडल ना कर सकी। जब इंदिरा वापस दिल्ली गई तो जयपुर में की गई तकरीर और फैसलों की वजह से इस पर शदीद तनकीद शुरू हो गई। एक दिन इंदिरा ने अपना दिल खोलकर अपनी सहेली विपल जे कार के सामने रख दिया कि कैसे इसकी फूफी विजय लक्ष्मी पंडित ने बचपन से ही इसकी शख्सियत तबाह कर दी थी। वो हर वक्त इसे बदसूरत और बेवकूफ़ कहकर बुलाती थी। इन दो लफ्जों ने इसके अंदर बहुत तोड़ फोड़ की है, जिसका खुमियाजा वो आज तक भुगत रही थी। उसका सारा एतमाद उसकी फूफी ने खत्म कर दिया था। अब जब कोई इसकी मुखालफत करता था या इसे किसी मज़ाहमत का सामना होता था तो उसकी जुबान रुक जाती थी, वो लुकनत का शिकार हो जाती थी और लड़ाई से पीछे हट जाती थी। इंदिरा ने पहली दफा अपनी सहेली के सामने इंकशाफ किया कि वो इस वजह से पार्लियामेंट के पहले सेशन से खौफजदा थी कि इसके मुखालफिन इसे रोस्ट ना कर दें। और वही हुआ। जब सेशन शुरू हुआ तो इंदिरा गांधी की हालत देखने वाली थी।
جب حالات اندرا کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کا دورہ کرے گی۔ اندرا گاندھی کو امریکہ سے ڈالرز اور گندم چاہیے تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ کسی کو یہ بھی نہ لگے کہ وہ کشکول اٹھا کر امریکہ جا رہی ہے۔ لیکن امریکی صدر جانسن وائٹ ہاؤس میں بیٹھا کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اندرا کو ڈالرز اور گندم درکار تھی، مگر امریکی صدر کو ایک شرارت سوچ رہی تھی کہ شرمیلی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے سامنے وہ ایک دلچسپ شرط رکھے گا، دیکھتے ہیں کہ ڈالر اور گندم کے لیے وہ یہ شرط پوری کرتی ہے یا نہیں۔ جانسن کے شرارتی ذہن میں جو چل رہا تھا وہ اندرا کے لیے بہت مشکلات پیدا کرنے والا تھا۔ جانسن ابھی سے اندرا گاندھی کی اس حالت کا سوچ کر مسکرا رہا تھا۔